इतिहास में कुछ नाम है जो किसी देश की पहचान से जुड़ जाते हैं, जैसे अमेरिका के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन या वियतनाम के हो ची मिन। आज हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद है 1915 से लेकर 1948 तक का जो वो क्रूशल पीरियड था उसको समझना। सिर्फ ये नहीं कि गांधी जी ने क्या किया, बल्कि ये भी कि कैसे उन्होंने लाखों लोगों को जोड़ा, उनका तरीका क्या था। सही। और ये अनोखे तरीके जैसे सत्याग्रह, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ये सब कैसे काम करते थे? जी, हमारी आज की बातचीत एक काफी डिटेल्ड हिस्टोरिकल अकाउंट पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जनवरी 1915 से, जब मोहनदास करमचंद गांधी लगभग 2 दशक 2 डेकेड्स दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत लौटे। और वो सिर्फ लौटे नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें काफी बदल दिया था। एक इतिहासकार हैं चंद्रन देवनेसन, उन्होंने कहा भी है द मेकिंग ऑफ द महात्मा, मतलब महात्मा वही बने। अच्छा। वहीं उन्होंने सत्याग्रह यानी ट्रूथ फोर्स, सत्य की ताकत पर आधारित अहिंसक विरोध, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का अपना तरीका डेवलप किया था। और सिर्फ राजनीति नहीं, वो वहां धार्मिक भेदभाव, निचली जातियों या महिलाओं के साथ अन्याय जैसे मुद्दों पर भी काम कर चुके थे। तो जब वो 1915 में भारत आए, यहाँ का माहौल कैसा था? देखिए, भारत राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विस्तार हो रहा था। 1905 से 1907 का स्वदेशी आंदोलन हो चुका था। नेता भी थे जैसे लाल बालपाल या फिर नरमपंथी मॉडरेट्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, जिन्हें गांधी जी अपना पॉलिटिकल मेंटोर, राजनीतिक गुरु मानते थे। बिल्कुल, गोखले की ही सलाह पर गांधी जी ने पहले 1 साल पूरे भारत को घुमा समझा। फिर फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के उद्घाटन पर उनका भाषण हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वहां मौजूद अमीर एलीट वर्ग की आलोचना की। कहा कि असली भारत ये राजे महाराजे नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब किसान हैं, और देश का उद्धार, सैल्वेशन तभी होगा जब इन किसानों की हालत सुधरेगी। मतलब राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म सबके लिए हो, खासकर गरीबों के लिए। तो ये एक तरह से राष्ट्रवाद को आम आदमी से जोड़ने की बात थी। एकदम। तो इसके बाद वो स्थानीय मुद्दों में सक्रिय हुए, चंपारण, अहमदाबाद। हाँ बिल्कुल, 1917 में चंपारण, फिर 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा। यहाँ उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए स्थानीय लड़ाइयाँ लड़ी। ये उनके तरीकों का एक तरह से टेस्ट रन था। फिर आया 1919 का रॉलेट एक्ट, वो काला कानून जो सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। हाँ, उसके खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, एक देशव्यापी विरोध, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और दुखद है कि इसी दौरान अप्रैल 1919 में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता, नेशनल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव पड़ी 1920 में। हाँ, लोगों से कहा गया कि वो ब्रिटिश संस्थान, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार करें, स्कूल, कॉलेज, अदालतें छोड़ें, टैक्स न दें। लक्ष्य था 1 साल में स्वराज, मतलब सेल्फ रूल। इसे और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी साथ दिया है ना? जी, खिलाफत मूवमेंट जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में था और जिसे मोहम्मद अली और शौकत अली लीड कर रहे थे। गांधी जी का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करना। और क्या ये आंदोलन सफल रहा? मतलब लोगों ने साथ दिया? बहुत। छात्र, वकील, मजदूर, किसान सब जुड़े, हड़तालें हुई। एक तरह से ब्रिटिश राज की नींव हिल गई थी। लुई फिशर ने लिखा भी है कि ये सुनने में नेगेटिव लगता है, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन था बहुत प्रभावी, इफेक्टिव। लेकिन फिर इसे वापस लेना पड़ा। हाँ, फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई। कुछ पुलिस वाले मारे गए, हिंसा हुई। गांधी जी अहिंसा, नॉन वायलेंस के अपने सिद्धांत पर बहुत दृढ़ थे, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सजा सुनाते वक्त जज ब्रूमफील्ड ने भी उन्हें अ ग्रेट पेट्रियट एंड अ लीडर कहा। तो 1922 तक गांधी जी महात्मा बन चुके थे, एक जन नेता, अ पीपल्स लीडर। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए, इसमें उनके पर्सनल लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल था। वो आम लोगों की तरह रहते थे, साधारण धोती पहनते थे,
उन्हीं की भाषा बोलते थे। और फिर चरखा। चरखा कैसे प्रतीक बना? चरखा सिर्फ सूत काटने का औजार नहीं था, वो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, अंग्रेजी मिलों के कपड़ों के विरोध का प्रतीक था, और सबसे बढ़कर श्रम के सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर का प्रतीक था। लोगों में उनके चमत्कारों की अफवाहें भी फैली थी, है ना? हाँ, फैली थी। ये दिखाता है कि आम जनता उन्हें किसी उद्धारकर्ता, किसी सेवियर की तरह देखती थी। पर यह सिर्फ करिश्मा नहीं था, इसके पीछे कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था। नई शाखाएं खोली गईं, लोकल लैंग्वेजेस में संदेश पहुंचाया गया, और उन्हें समाज के हर तबके का समर्थन मिला। हाँ, जीडी बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स से लेकर गरीब किसानों तक। और इसी दौरान नेहरू, पटेल, बोस, आजाद जैसे कई प्रतिभाशाली नेता उनके साथ जुड़े। जेल से रिहाई के बाद फरवरी 1924 के बाद उन्होंने किस पर ध्यान दिया? उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, खादी का प्रचार, अस्पृश्यता का अंत, एंडिंग अनटचेबिलिटी, और हिंदू मुस्लिम सद्भाव, हार्मनी। अच्छा, फिर राजनीति में वापसी कब हुई? 1928 के आसपास वो फिर से सक्रिय हुए और दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस में एक बड़ा फैसला हुआ, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य तय किया गया। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और इसके ठीक बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ऐलान किया, वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। हाँ, नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर, हर आम आदमी से जुड़ी थी, और उस पर ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली थी, टैक्स था। ये बहुत अनपॉपुलर कानून था, तो गांधी जी ने इसे चुना। 12 मार्च 1930, मार्च 12, 1930 को साबरमती से दांडी तक का मार्च शुरू हुआ। और इसका असर अभूतपूर्व। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाया, कानून तोड़ा, और फिर पूरे देश में ऐसा ही हुआ। करीब 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। इस मार्च ने गांधी जी को इंटरनेशनल फिगर बना दिया। टाइम मैगजीन ने उन्हें कवर पे जगह दी। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें काफी थी। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेत्रियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ बता दिया कि उनका राज अब हमेशा नहीं चलेगा। इस आंदोलन के बाद ही फिर वो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में। हाँ, दबाव बना। मार्च 1931 में गांधी अर्विन पैक्ट हुआ, जिसके तहत कैदियों को छोड़ा गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हुए। लेकिन वो सफल नहीं रहा, है ना? नहीं, वहां गांधी जी ने दावा किया कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसे मुस्लिम लीग, रजवाड़ों और खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चुनौती दी। अम्बेडकर जी का क्या मुद्दा था? अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे, जैसा कि मुसलमानों को मिला हुआ था। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। इस पर दोनों में काफी मतभेद रहा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़े? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत प्रांतों में कुछ स्वायत्तता मिली। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और कई प्रांतों में सरकार बनाई। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया सितंबर 1939 में। हाँ, और इसने सब बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि हम स्वतंत्रता के वादे के बदले ही समर्थन देंगे। जब ये नहीं मिला तो कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। और इसी बीच मुस्लिम लीग का रुख। मार्च 1940 में लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया। अब लड़ाई त्रिपक्षीय हो गई थी, कांग्रेस, अंग्रेज और लीग। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया सुलह कराने, लेकिन वो भी नाकाम रहा। तब गांधी जी ने अपना आखिरी बड़ा आंदोलन शुरू किया। जी, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, और नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता फौरन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस बार आंदोलन रुका नहीं। युवा कार्यकर्ताओं ने कमान संभाल ली। देश भर में हड़तालें हुई, तोड़फोड़ हुई। कई जगहों पर लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली। ये तो जबरदस्त जन आंदोलन लगता है। था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे सख्ती से दबा दिया। और एक नतीजा ये भी हुआ कि जब कांग्रेस के नेता जेल में थे तो मुस्लिम लीग और जिन्ना को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया। तो बंटवारे की तरफ बात बढ़ने लगी। हाँ, 1944 में गांधी जी रिहा हुए। उन्होंने जिन्ना से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1946 के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को सामान्य सीटों पर और लीग को मुस्लिम सीटों पर भारी जीत मिली। बंटवारा साफ दिखने लगा। फिर कैबिनेट मिशन आया।
वो भी फेल हो गया। उसके बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद कलकत्ता और देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे रायट्स भड़क उठे और अंत में माउंटबेटन आए। जी, लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिरकार विभाजन पार्टीशन के साथ स्वतंत्रता फ्रीडम का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश बंट गया। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली में जश्न में? नहीं, वो उस दिन कलकत्ता में थे, हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए उपवास पर। वो बंटवारे से बहुत दुखी थे। आजादी के बाद भी वो शांति के लिए काम करते रहे। बिल्कुल, उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। वो दंगा प्रभावित इलाकों में गए, नोआखली, बिहार, दिल्ली। उन्होंने कांग्रेस पर दबाव डाला कि वो अल्पसंख्यकों, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की रक्षा करें और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट बनाए रखने का संकल्प लें। कई लोग मानते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्षण था, फाइनेस्ट आवर। दिल्ली में भी वो यही काम कर रहे थे। हाँ, वो दोनों तरफ के भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनकी इस कोशिश से नाराज थे। और फिर 30 जनवरी 1948 हाँ, नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने प्रार्थना सभा में जाते समय गोली मारकर उनकी हत्या, असैसिनेशन कर दी। एक युग का अंत। सच में पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। जॉर्ज ऑरवेल से लेकर आइंस्टाइन तक सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लिंकन से उनकी तुलना की गई। गांधी जी को समझने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? देखिए, कई तरह के स्रोत हैं। उनके अपने लिखे भाषण और लेख हैं जो उनका पब्लिक वॉइस दिखाते हैं। फिर उनके निजी पत्र, प्राइवेट स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे नेहरू या पटेल के साथ उनका पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस। उनकी आत्मकथा है। सरकारी रिकॉर्ड भी होंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। हाँ, खासकर पुलिस और खुफिया विभाग की नजर से। ये दिखाते हैं कि अंग्रेज अधिकारी उनसे कितना डरते थे या चिंतित रहते थे, जैसे नमक मार्च के समय की पुलिस रिपोर्ट्स। फिर उस समय के अखबार, न्यूज़पेपर्स हैं जो अलग अलग नजरिया दिखाते हैं। तो किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। हर स्रोत को उसकी सीमाओं के साथ आलोचनात्मक ढंग से क्रिटिकली पढ़ना जरूरी है, तभी एक संतुलित तस्वीर बन सकती है। तो संक्षेप में ये थी गांधी जी की कहानी, कैसे उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद को बदला, अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए करोड़ों लोगों को जोड़ा और आखिरी तक शांति और एकता, यूनिटी के लिए प्रयास करते रहे, भले ही अंत दुखद हुआ। हाँ, और शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि देखिए, गांधी जी ने इतनी कोशिश की, एकता की, नॉन वायलेंस की, लेकिन फिर भी देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद थे, जैसे अंबेडकर के साथ। ये शायद दिखाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी एक राष्ट्र बनाना, नेशन बिल्डिंग, कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। और ये भी कि कैसे एक व्यक्ति के सिद्धांत, इतनी सादगी से जिए गए सिद्धांत, दुनिया पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं।